हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री भारतीय भवन बुक का लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हम कुल 10 प्रश्नों का आंसर कर लिए थे। अगले वाले वीडियो आज की इस वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए, पहला अभिक्रिया दिया है कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस Cl2 को जब हम संयोजन करा रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमाइड बन रहा है। तो देखेंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड इस अभिक्रिया में जो ब्रोमाइड है वह क्लोरीन से विस्थापित हो जा रहा है। यानी क्लोरीन जो है वह ब्रोमाइड को विस्थापित कर अलग कर दे रहा है। अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद में बन रहा है वह पोटेशियम क्लोराइड और अलग से ब्रोमाइड बन रहा है। यानी क्लोराइड जो है वो ब्रोमाइड को विस्थापित कर दिया है। तो इसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। तो पहला वह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया है पहला वाला। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा अभिक्रिया है, तो देखिए दूसरा अभिक्रिया क्या है कि जब लोहा को सल्फर से संयोजन कराया जाता है तो फेरस सल्फाइड बनता है। फेरस सल्फाइड यानी जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सेकंड जो रासायनिक अभिक्रिया है वह संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा जो अभिक्रिया है वह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो फर्स्ट वाला था विस्थापन अभिक्रिया और सेकंड वाला है संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर एक बताना है। तो देखिए, जब 2 विलयन अभिक्रिया करके उत्पाद अवक्षेप के रूप में बनाती है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब 2 विलयन अभिक्रिया करके उत्पाद अवक्षेप के रूप में बनाती है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बनता है। क्योंकि जब अवक्षेप को दर्शाना होता है तो हम लोग साइंस में अवक्षेप को नीचे की ओर तीर चिन्ह देकर दर्शाते हैं। नीचे की ओर तीर चिन्ह देकर अवक्षेप को दर्शाते हैं। अवक्षेप को तीर चिन्ह नीचे की ओर देकर दर्शाते हैं। और जब कोई गैस उत्सर्जित होता है, गैस उत्सर्जित होता है, तो गैस उत्सर्जित जब होता है तो हम ऊपर की ओर तीर चिन्ह देकर दर्शाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब 2 विलयन अभिक्रिया करके उत्पाद अवक्षेप के रूप में बनाती है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। तो यहाँ पर देखिए, पहला अभिक्रिया दिया गया है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। फिर दूसरा दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। और फिर तीसरा दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। तो तीनों का हम लोग का अभिक्रिया लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट वाला है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो इसका अभी समीकरण है, देखिए यहाँ पर दिया है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म जब किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। यह पहले वाले अभिक्रिया का समीकरण है। फिर दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो Na2SO4 यानी
सोडियम सल्फेट और H2O यानी जल प्राप्त हो रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए तीसरा है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अभिक्रिया का भी समीकरण दिया है कि जब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को CO2 के साथ जब हम गर्म कर रहे हैं तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और जल बन रहा है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा बाहर से दी जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, फिर प्रकाश प्राप्त होता है और फिर ऊष्मा प्राप्त होता है यानी ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपको समझ में आया होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश निकलता है और साथ ही साथ ऊष्मा उत्सर्जित होता है। अब देखिए अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा लेकर संपन्न होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा को लेकर वह अभिक्रिया संपन्न होती है उसे ही हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी सरल भाषा में समझे तो वैसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा उसे देनी पड़ती है उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड बनता है यानी NO बनता है। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा को बाहर से दिया जा रहा है यानी ऊष्मा को पहले ही जोड़ा जा रहा है तब हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा दी जाती है उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर के निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। यानी ऑक्सीकरण, अवकरण, खाद्य पदार्थ का दूषित होना, इन सभी का व्याख्या करना। यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अवकरण किसे कहते हैं और खाद्य पदार्थ का दूषित होना किसे कहते हैं। तो चलिए पहले ऑक्सीकरण देखते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या समूह में ऑक्सीजन जुटता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या समूह में ऑक्सीजन जुटता है उसे ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि ऑक्सीजन जो होता है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः किसी पदार्थ में ऋणात्मक तत्व जुटने या धनात्मक तत्व हटने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी तत्व या समूह में ऑक्सीजन जुटता है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन जो होता है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और 6 होती है तो यह दो अष्टक पूरा करने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। तो ये जो विद्युत ऋणात्मक है तो यानी किसी भी अवक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है उसका जुटना या धनात्मक तत्व का हटना को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें
मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी जुट रहा है। तो यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या समूह में ऑक्सीजन जुटता है उसे ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम अवकरण अभिक्रिया देखते हैं किसे कहते हैं। तब हम अवकरण अभिक्रिया देखते हैं। अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए तो अवकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है वह जुटता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुटता है उसे ही हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जब क्लोरीन के साथ जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा रहे हैं तो उत्पाद के रूप में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो इसे ही हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी जुट रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो होता है वह जुटता है उसे ही हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अवकरण अभिक्रिया समझ में आया होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या समूह में हाइड्रोजन जब जुटता है तो उसे ही हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी जुट रहा है, तो इससे ही हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए अब हम खाद्य पदार्थ का दूषित होना देखते हैं कि खाद्य पदार्थ का दूषित होना क्या कहलाता है। देखिए जब हम ताज़ा खाद्य पदार्थ को बहुत देर तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाते हैं, जिससे भोजन में दुर्गंध आने लगता है। तो देखिए भोजन का दुर्गंध होना क्या कहलाता है? तो जब हम ताज़ा खाद्य पदार्थ को बहुत देर तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो भोजन में तो खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाते हैं, जिससे भोजन में दुर्गंध आने लगता है। इसे ही हम भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलिए धन्यवाद।